Hello everyone. So today we are going to start chapter 22 of class 11th biology, that is chemical coordination and integration. ये काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक न्यूरल सिस्टम, इस बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एक बार न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में मैं बता दूं। न्यूरल सिस्टम में जो इम्पल्स कंडक्ट होती हैं वो फास्ट होती हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में स्लो प्रोसेस होता है। न्यूरल सिस्टम शॉर्ट लिव्ड होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और वाइड होती हैं। ठीक है, और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को हम एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी। और जो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी के फादर माने जाते हैं वो है थॉमस एडिसन। क्या कौन है वो? थॉमस एडिसन। ठीक है, अब देखो, एक हमारे पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। अब ये देखो, ये है हमारा टारगेट टिश्यू, ठीक है, ये हमारा है हार्मोन। हार्मोन टारगेट टिश्यू तक डक्ट की मदद से पहुंचता है, मतलब डक्ट इसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जबकि ये देखो, ये है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन है, ये हमारा टारगेट टिश्यू है। ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू जो हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है, उस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो डक्टलेस होती है। एक्सोक्राइन के एग्जांपल जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टलेस के एग्जांपल तो बहुत सारे, हम इस चैप्टर में सारे पढ़ेंगे। पिट्यूटरी, पीनियल, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, ग्रोथ, और उसके बाद अपना प्रोलैक्टिन, ये सारे जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के अलावा भी एक ग्लैंड है जिसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड जो है ये हमारे किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर या हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो ये भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। इनके बारे में कि किडनी से कैसे हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है, जीआईटी में कैसे होता है, लीवर और हार्ट में कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक और ग्लैंड होता है हिटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड। ये मतलब इनके पास दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं। ये पेनक्रियाज में हम पढ़ेंगे। पेनक्रियाज जो है एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, हिटेरोक्राइन जिसे हम कहते हैं, जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक हार्मोन्स पे। जो सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था वो था सिक्रिटिन। सिक्रिटिन जो डुओडिनम में सिक्रिट हुआ था, ठीक है, वहां से सिक्रिट हुआ था सिक्रिटिन। उसके बाद हार्मोन्स क्या, प्राइमरी, हम हार्मोन्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी या केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। ठीक है, टर्म कोइंड बाय हार्मोन्स, जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? स्टार्लिंग। स्टार्लिंग पहला डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रिटिन, कोइंड बाय स्टार्लिंग। उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड हमने पढ़ा, पेनक्रियाज का एग्जांपल है, और अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की डेफिनेशन की। हार्मोन्स क्या है? ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एक्चुअली हार्मोन्स जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, मतलब हार्मोन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, इनका न्यूट्रिशन देने से कोई मतलब नहीं होता। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हार्मोन्स होते हैं, एक्ट करते हैं इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह। कैसे? अब बॉडी में सेल टू सेल ये जो है एक्ट करते हैं, ठीक है, सेल से ही निकलेंगे हार्मोन्स और टारगेट टिश्यू या सेल तक ही पहुंचते हैं, और बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब कम अमाउंट में। कम अमाउंट में क्यों रिलीज होते हैं? क्योंकि हार्मोन्स जो है बहुत रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। अब देखो, जो हमारी हाइट है, हमारा जो बॉडी कलर है, पिगमेंटेशन है, और ये जितने भी फैक्टर हैं हमारी बॉडी में, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस या फिर सेक्सुअल चेंजेस से रिलेटेड, ये सारे जो है हार्मोन्स की प्रेजेंस में होते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, जिस कारण वो ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स जो है कैनोट
कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। हार्मोन्स कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते एक्सेप्ट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। उस हार्मोन के अलावा हार्मोन्स कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते। कैन नॉट बी रीयूज, ये रीयूज भी नहीं हो सकते। एक बार जो हार्मोन रिलीज होकर टारगेट टिश्यू तक पहुंच गया तो वही आगे काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वही हार्मोन टारगेट टिश्यू से वापस निकलेगा और रीयूज हो जाएगा। बार ऐसा ही होता तो हमारे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती। ग्रोथ वाले हार्मोन क्या है, ऐसे रीयूज होते रहते ना, पर ऐसा नहीं होता। एक एज तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, क्योंकि हार्मोन्स रीयूज नहीं हो सकते। ठीक है, एक जो है इनका अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये रिलीज होते हैं। आर नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंस। नॉन एंटीजेनिक ये होते हैं, मतलब इनकी कोई एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में नहीं बनती। ऑब्वियसली अगर ये एंटीजेनिक होते, ठीक है, एंटीजेनिक ये होते तो इनकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती। एंटीबॉडीज बनती तो हार्मोन्स तो भाई एक्ट कर ही नहीं पाते ना बॉडी में। तो नॉन एंटीजेनिक होते हैं, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं। हार्मोन मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी इनका कम होता है। अब बात करें केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की। सबसे पहला हमारे पास है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जो है डिराइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन डिराइव होते हैं। अब स्टीरॉयड हार्मोन भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा सेक्स हार्मोन्स, दूसरे एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन की बात करें तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। 5 ये याद रखना है कि स्टीरॉयड हार्मोन हमारे टोटल 5 होते हैं। ठीक है, जो 2 में डिवाइडेड होते हैं सेक्स हार्मोन्स में, एड्रेनल कोर्टेक्स में। सेक्स हार्मोन 3 है, एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन 2 है। सेक्स हार्मोन 3 कौन से टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडायोल। एड्रेनल कोर्टेक्स वाले कौन से हैं, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की। ये एक टायरोसाइन अमाइनो एसिड होता है, वहां से ये डिराइव होता है। ठीक है, ये भी अगेन 2 में डिवाइडेड है, एड्रेनल मेडुला हार्मोन और एक मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, एड्रेनल मेडुला हार्मोन जो है वो 2 होते हैं, एक एड्रेनलिन या फिर एफिनेफ्रिन, दूसरा नोर एफिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रेनलिन। 2 तो ये हो गए और 2 ये रहे मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन। ये जो है सेरोटोनिन हार्मोन ये डिराइव होता है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से। देखो टायरोसिन से अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स डिराइव हुए हैं। सेरोटोनिन हार्मोन स्पेसिफिकली ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन पढ़े 5 होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हमने पढ़े 4 हैं। ठीक है, और डिवाइडेड किस में है, ये एड्रेनल मेडुला में। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो उसमें था एड्रेनल कोर्टेक्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में है एड्रेनल मेडुला। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एड्रेनल कोर्टेक्स के अलग 2 हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। एड्रेनल मेडुला के अलग होते हैं। ठीक है, और ये मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। 5 ऊपर पढ़े, 4 नीचे पढ़ लिए, डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडोथायरोनाइंस। ये जो है थायराइड हार्मोन को सिक्रीट या रिलीज करता है। थायरो यहीं से हमारे पास थायरोन से अंदाजा है कि थायराइड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स की। इसमें हमारे आता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स जितने भी हमारे होंगे, FSH, LH, ADH, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गए 6 और 7, इंसुलिन और ग्लूकागोन 7। उसके बाद जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमारे और पैरा हार्मोन। तो ये जितने भी हार्मोन है ये हमारे क्या होते हैं, पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इस डायग्राम को। देखो हमारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना वो 2 साइट्स पे जाके बाइंड या एक्ट करते हैं। एक तो मतलब कि सेल की मेम्ब्रेन पे ही, ठीक है, दूसरा जो है सेल के अंदर जाकर। पहला हम बात करेंगे, ये देखो ये हमारा टारगेट टिश्यू है, ये हमारा हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन ब्लड से यहाँ आ गया। हार्मोन ने जो है यहाँ पे टारगेट टिश्यू पे हमारा रिसेप्टर लगा हुआ है, हार्मोन रिसेप्टर हमारी मेम्ब्रेन पे है। तो हार्मोन ने इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो ये क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, ये था हमारा हार्मोन रिसेप्टर मेड अप ऑफ प्रोटीन से जो बना है। ठीक है, जो उसके बाद ये हमारा हार्मोन ने इसके साथ अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करेगा, लीड्स टू चेंज इन बायोकेमिकल इन टारगेट टिश्यू। ऑब्वियसली हार्मोन जिस भी साइट पे टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेगा तो बायोकेमिकल चेंजेस तो उसमें आएंगे ही ना, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस वहाँ पे होंगे। एक टाइप हमने पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है, हार्मोन उसके साथ वहीं पे बाइंड कर लेता है। ठीक है, दूसरा अब हम पढ़ेंगे, दूसरा टाइप है, ये देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, जो हमारा अपना वो है हार्मोन, वो इसके साथ अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है उसके साथ बाइंड करेगा अंदर की साइड आकर। ठीक है, और उस वाले जो है अपनी बाइंडिंग को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ जो बाइंड होएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा अंदर भी। हालांकि देखो यहाँ पे तो मेम्ब्रेन पे बना रहा था, अब यहाँ पे इंट्रासेलुलर अंदर की तरफ जो है ये क्या बना रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एक मेम्ब्रेन पे था, एक अंदर है, तो दो टाइप्स के हो गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, इसका क्या मतलब है कि मतलब ग्रोथ वाले हार्मोन्स के रिसेप्टर अलग होंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हार्मोन के रिसेप्टर अलग होंगे, थायराइड वाले हार्मोन के रिसेप्टर अलग होंगे, मेलेटोनिन के रिसेप्टर्स अलग होंगे। मतलब हर एक जो है हार्मोन के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में एक ही तरीके के रिसेप्टर्स और सारे हार्मोन्स उन्हीं पे जाके बाइंड या एक्ट करते हैं, नहीं, पर्टिकुलर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, एक लिपिड सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन से हैं, स्टीरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन। जो हमने पढ़ा स्टीरॉयड हार्मोन जो हमारे 5 थे, सेक्स हार्मोन्स के 3 थे और हमारे एड्रेनल कोर्टेक्स के 2 थे, थायराइड हार्मोन हमारा एक ही है। ठीक है, यानी 6 तो हमारे हो गए लिपिड सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल हमारे कौन से अमाइनो एसिड नेचर जो 4 थे, पेप्टाइड प्रोटीन या प्रोटीनेशियस हार्मोन जो हमारे थे, इंसुलिन, ग्लूकागोन और हमारे पिट्यूटरी वाले। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, अमाइनो एसिड नेचर के। अब देखो लिपिड सोल्यूबल की पहले हम बात करेंगे। ये एक्ट करती हैं जीन लेवल पे। जीन लेवल पे कैसे, देखो डायरेक्ट एंटर इन टारगेट सेल एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये अंदर हमारा सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है रिसेप्टर सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। ये हार्मोन आया डायरेक्ट, इसने जो है अंदर न्यूक्लियस में एंट्री की और इसने जो है अंदर अपना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसे हम कहेंगे जो अंदर होता है। तो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ HRC विद जीनोम। अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होता है, अपना जीनोम हमारा मटेरियल होता है ना अंदर, तो ये क्या करेगा, एक्ट ऑन जीन लेवल, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि जीन लेवल पे एक्ट करता है। ठीक है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही ये एक्ट करता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स हमारा जीनोम जीन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हार्मोन डायरेक्टली क्या बनाता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। दूसरा बात करेंगे वाटर सोल्यूबल मेम्ब्रेन की। ये हमारा जो है टारगेट टिश्यू है, इसकी मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर लगा हुआ है, हार्मोन आया रिसेप्टर पे बाइंड किया, बना दिया HR कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन पे, और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हम इसे कहेंगे। ये हमारा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये हमारा है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्टिवेट जी प्रोटीन ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन पे ही ग्लोबुलर प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर देगा। जो एक्टिवेट करेंगे फिर एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को, एडिनाइल साइक्लिन एंजाइम जो इसके ऊपर है उसको ये क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। फिर ब्रेक्स ATP इनटू साइक्लिक AMP। फिर क्या होगा कि जो ATP है वो साइक्लिक AMP में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। साइक्लिक AMP मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में, और यही क्या होता है, ये हमारा सेकेंड मैसेंजर होता है। ठीक है, जो रेगुलेट करेगा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। देखो अब इसमें हमें इतना बड़ा प्रोसीजर
क्यों याद करना पड़ रहा है? क्योंकि अब ये देखो ना, देखो पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट अंदर आ गया न्यूक्लियस में, इंट्रासेलुलर जो है बाइंडिंग हो रही थी हार्मोन की। तो मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई वहां तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा मैसेंजर अप्लाई हो रहा है, कुछ जनरेट करना पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, सीधा साधा प्रोसेस था। यहाँ पे तो अब भाई मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो अभी बाइंडिंग हुई है ना, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंडिंग होने से थोड़ी बायोलॉजिकल चेंजेस कोई भी आ जाएंगे। तो इसलिए जो है ये सेकंड मैसेंजर वाटर सोल्यूबल मेम्ब्रेन के केस में जनरेट या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो 4 होते हैं हमारे सेकंड मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी जो हमने पढ़ा, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम या IP3 आइनोसाइटल ट्राइफॉस्फेट, एक साइक्लिक जीएमपी होता है गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DAG होता है डाई एसीटेट ग्लिसरॉल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने हार्मोन्स पे। सबसे पहला हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बताया डक्टलेस होती हैं, ठीक है। 6 हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज या सिक्रीट करती है। एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? एक हमारे स्फिनोइड बोन होती है क्रेनियम में, ये हम जो है स्कल वाले बोन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक स्फिनोइड बोन होती है बटरफ्लाई शेप की, ठीक है। उसके अंदर उसकी बोनी कैविटी में जो है सेला ट्रुसिका, वहां पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम सेला ट्रुसिका कहते हैं, ठीक है। अटैच पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है हाइपोथैलेमस से एक स्टोक के जरिए जिसे हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं, एक स्टोक के जरिए जिसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखना, ये है हमारा हाइपोथैलेमस ऊपर, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक 3 लोब हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड ये रही, एक ये बीच में, एक ये रही, ठीक है। जो ये इस साइड वाला हमारा पोर्शन है इसे हम कहेंगे, जो ये जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रही हूँ, इसे हम कहेंगे पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस ये जो बीच में है ये, इसे हम कहेंगे अपना इंटरमीडिया, ठीक है। क्या कहेंगे? परवोसा इंटरमीडिया। ये जो है हमारा राइट साइड पे, ये है हमारा पार्स नर्वोसा। कितने पढ़ लिए? 3। पार्स डिस्टैलिस, इंटरमीडिया। इंटरमीडिया कैसे याद रखोगे? बीच में जो है वो इंटरमीडिया, ठीक है। डिस्टैलिस एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमारा है नर्वोसा। अब पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस जो है उसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस उसको हम कहते हैं, जो 75% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पार्स नर्वोसा को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस होती है इसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से। ये हमारी 25% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। समझ आया? अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पार्स डिस्टैलिस है, एक इंटरमीडिया, एक नर्वोसा है। इंटरमीडिया और डिस्टैलिस वाले को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। एडिनोफाइसिस याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर एडिनोफाइसिस, ठीक है। पार्स नर्वोसा को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद ये है हमारे हाइपोथैलेमस, ये हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये 2 जो लगे हुए हैं, तो जो हमारी पार्स डिस्टैलिस है जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे कैसे रिलीज होते हैं हार्मोन? ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल से डायरेक्ट जो है पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल विन के थ्रू ये हमारे जो है पार्स डिस्टैलिस में आते हैं, ठीक है। देखो इसके साइड में से डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। प्रोड्यूस एंड सीक्रेट 6 हार्मोन्स, ठीक है। 6 हार्मोन्स हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट और प्रोड्यूस करती है। अब ये देखो, ये हाइपोथैलेमस ये न्यूक्रोसिक्रेटरी सेल है, ये एक्सोन के थ्रू हमारे कहाँ नर्वोसा में आ रहे हैं, जो 2 हार्मोन सीक्रेट और प्रोड्यूस करते हैं। 6 हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस और 2 हार्मोन्स कौन? अपने पार्स न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टैलिस। पार्स हमारे में ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टैलिस से मर्ज होती है, ठीक है, मर्ज्ड होती है। इसलिए तो उन दोनों को एक मान के हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस या इंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टैलिस की बात करें हम तो वो सीक्रीट और प्रोड्यूस करती है 7 हार्मोन, ठीक है। ये देखो कौन से हैं वो? ग्रोथ हार्मोन,
प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया जो है एक हार्मोन को सिक्रीट या प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों पास डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया एडिनोहाइपोफाइसिस को बनाते हैं, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से एंड ट्रांसपोर्ट टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 7, 8, 9, 10। ठीक है, नहीं 7 तो ये टोटल है ना, 7, 6 ये रहा, 1 ये रहा, 7 और 2 ये 9। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 9 हार्मोन्स का सिक्रेशन या प्रोडक्शन करती है। अब बात करेंगे पिट्यूटरी जो है प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। मैंने बताया था जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे पीछे, स्टीरॉयड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, आइडोथायरोक्सिन, और एक था हमारा प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड हार्मोन। तो उसमें मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटीन नेचर का होता है। प्रोटीन नेचर का है तो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन है। जो दो टाइप की बाउंडिंग हमने पढ़ी, एक मेम्ब्रेन बाउंड और एक इंट्रासेलुलर बाउंड हार्मोन्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो है क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। तो प्रोटीन नेचर होगा तो पिट्यूटरी क्या करेगा? मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन है, मतलब मेम्ब्रेन पे बाउंड होगा। ठीक है, सेकंड मैसेंजर को ये जनरेट करेगा। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना कितने सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन ये कर रही है। ठीक है, तो पूरी बॉडी मतलब ऑलमोस्ट ये क्या है, पूरी बॉडी को जो है मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो क्या हो गई? हमारी मास्टर ग्लैंड हो गई। 3 लोब्स होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कौन से हैं। अब हम हार्मोन्स पे आएंगे अपने। ठीक है, सबसे पहला है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और एक है हमारा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो है गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन से सिक्रीट होते हैं। FSH की बात करें, मेल और फीमेल में दोनों में होता है। तो मेल में जो इसका काम होता है वो होता है रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को FSH रेगुलेट करता है। ठीक है, जो टेस्टीज में बनते हैं और उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हम 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो कि FSH जो है मेल में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फीमेल में जो है ये oogenesis, ये भी अगेन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है। इन फीमेल रेगुलेट oogenesis एंड ओवरी। ठीक है, अब LH की बात करेंगे। LH जो है फीमेल में क्या काम करता है? ओव्यूलेशन का प्लस फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन ओवरी। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसकी जो है फॉर्मेशन का काम फीमेल में LH करता है। और मेल में क्या करता है? मेल में क्या काम है इसका? एक्ट ऑन लेडिग सेल्स इन टेस्टिस। जो लेडिग सेल्स होते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उन पे जो है ये एक्ट करता है, स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करता है मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है, एंड्रोजन। ठीक है, इसको क्या करता है? ये सिंथेसाइज और स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? ICSH भी कहते हैं LH को, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हमने दो पढ़े, FSH और LH। FSH का मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। LH फीमेल में ओव्यूलेशन और मेल में अपना क्या करेगा? सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो अपने नाम इसमें ही पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी थायराइड हार्मोन का जो है सिक्रेशन या सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड से। ACTH की बात करें, अपना क्या होगा? ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH जो हमारा है वो एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन है जिसे स्टीरॉयड हार्मोन कोल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड फ्रॉम एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स से जो है ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जिसे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड भी कहते हैं। ACTH हमारा क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन है। और जो हमने पीछे LH और FSH पढ़ा वो हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड थे वो भी, लेकिन वो क्या थे? वो हमारे प्रोटीनेशियस थे। ठीक है, सॉरी प्रोटीनेशियस तो नहीं थे। ठीक है, ये हमारा पिट्यूटरी था, मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन प्रोटीनेशियस। ठीक है, FSH और LH भी हालांकि हमारे वही थे, हमारे क्या थे? पेप्टाइड हार्मोन्स थे, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ACTH हमारा स्टीरॉयड हार्मोन होता है।
ठीक है, जो जिसे हम ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं फ्रॉम एड्रिनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट बात करें हम पीआरएल की, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे हम मेमोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं या फिर लैक्टोजेनिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सबसे सिग्निफिकेंट रोल ही मिल्क की प्रोडक्शन होता है, तो ये याद रखना है कि मिल्क की प्रोडक्शन की बात हो रही है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा, और मिल्क इजेशन की बात हो तो वहाँ पे हमारा एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अब मैंने एक ये थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि FSH गोनाड्स हैं, ठीक है, वहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं। LH गोनाड्स, TSH थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से, ACTH एड्रिनल कोर्टेक्स ग्लैंड से रिलीज होता है, और PRL एक मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, या फिर सोमेसोस्टेटिन हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है क्या करेगा, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, एनाबॉलिक, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को जो है प्रमोट करता है बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तभी तो बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होगी। इंक्रीज लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू एंड इंड्यूस ATP प्रोडक्शन, लाइपोलाइसिस को इंड्यूस करता है एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। उसके बाद इंड्यूस करता है ATP की प्रोडक्शन को। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज सेलुलर अपटेक एंड ग्लूकोज, सेलुलर अपटेक जो है ग्लूकोज का उसे क्या करता है, डिक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन। सेलुलर अपटेक क्या होता है कि सेल से ग्लूकोज को निकालना। अब भाई ग्लूकोज ही सेल से अगर हम कम कर देंगे तो फिर एनर्जी या फिर कोई बॉडी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस हार्मोन को डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन, गैनिक नहीं जेनिक, डायबेटोजेनिक हार्मोन, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अब ये कुछ हम एक दो डिसीज को डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए चाइल्डहुड में, ठीक है, बचपन, ठीक है, बचपन में जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। एटीलियोसिस भी हम उसे कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। जो छोटे रहते बोने होते हैं ना, जो बोने होते हैं उन्हें, उनमें ये कंडीशन होती है कि चाइल्डहुड के दौरान ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में, एक में हमने डेफिशिएंसी पढ़ी, अब इसमें अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में, ठीक है, ये देखो चाइल्डहुड का याद रखना है कि कौन सी अडल्ट स्टेज या फेज में दिक्कत हो रही है, क्या चाइल्डहुड में हो रहा है, ठीक है। चाइल्डहुड में एक्सेस सिक्रेशन हो रही है GH की, तो उसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है, जाइजेंटिज्म उस कंडीशन को। जाइजेंटिज्म मतलब क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी, ठीक है। इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है लेकिन प्रोपोर्शनेट लेवल पे होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ लंबा है दूसरा हाथ छोटा है, ठीक है, इक्वल होगा। उसके बाद बात करें अगर एक्सेस सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का हो जाए अडल्ट फेज में, ठीक है, बड़े हो, जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं 20+, 19-20+, तो उस दौरान एक कंडीशन होती है एक्रोमिजली, ठीक है, एक्रोमिजली, इसमें ये मतलब गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है, मतलब कि जैसे इसमें था ऊपर मैंने बताया था कि इक्वल होती है ग्रोथ, मतलब इम्प्रॉपर तो होती है कि भाई 7 फीट चली गई, 7.5 फीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ पैर छोटे होंगे एक दूसरे से। इसमें जो है क्या होता है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, मतलब मुंह बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, फेस बहुत बड़ा, एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, ऐसे ही पैर, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट जो है लेवल पे ये होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे MSH की, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इन सेल्स, ठीक है, जो है डिस्पर्जन जो होगा पिगमेंट ग्रेन्यूल्स का, देखो इस डायग्राम से देखो, ये हमारा सेल, इसके अंदर ये मेलेनिन पिगमेंट है, ठीक है, और ये हमारा जो है मेलेनिन पिगमेंट है ये बहुत दूर दूर है एक दूसरे, तो इस दौरान क्या है एक डार्क पिगमेंट आएगा, हमारा डार्क कलर ऑफ स्किन। ये हमारा सेल है, इसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट बिल्कुल क्लस्टर सा बना दिया है यहाँ, तो इस वजह से हमारा स्किन का लाइट कलर आता है। एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं, एंटागोनिस्ट हार्मोन जो होते हैं वो, इसका मतलब होता है कि
अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे से। हार्मोन एक ही तरीके के होते हैं कि भाई काम एक ही होगा उनका, एक ही चीज़ को लेकर, जैसे अब मेलनिन का काम है स्किन से रिलेटेड, लेकिन काम मतलब क्या करेंगे अलग अलग, ठीक है, अपोजिट होंगे। एक कलर को डार्क कर रहा है तो एक क्या कर रहा है, लाइट कर रहा है। अब देखो दो हमारे पास हार्मोन होते हैं, एक एमएसएच होता है, एक मेलाटोनिन होता है। एमएसएच सीक्रेट होता है पिट्यूटरी के द्वारा, जिसे अब हम पढ़ रहे हैं, और एक मेलाटोनिन आएगा जो पीनियल ग्लैंड जिसे सीक्रेट करती है, ठीक है। दोनों का ही रोल स्किन पिगमेंटेशन में होता है, ठीक है। प्राइमरी एमएसएच का होता है। बात करें अब ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन जो है एक्ट करता है स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन का जो है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ऑक्सीटोसिन होता है। सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा और रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। मतलब हाइपोथैलेमस में तो बना है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक्सोन के द्वारा आ गया, और रिलीज कहाँ से हुआ, न्यूरो हाइपोफाइसिस में रिलीज हो गया। इन फीमेल इट स्टिमुलेट विगरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। सबसे जो इसका सिग्निफिकेंट काम है वो ये है कि जिस टाइम डिलीवरी का जब टाइम आता है तो उस दौरान ये विगरियस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में स्टिमुलेट कर देता है, जिसके वजह से जो है बच्चा बाहर आ सके, ठीक। और मिल्क इजेशन का काम भी किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। मैंने बताया था कि एक हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एक और ऑक्सीटोसिन है जो मिल्क का इजेशन करेगा, ठीक है। एडीएच की बात करें जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ये पहले तो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, आगे और रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन न्यूरो हाइपोफाइसिस के ही जो है दो हार्मोन्स होते हैं। एक्शन करेगा किडनी पे और स्टिमुलेट करेगा रिजॉर्प्शन ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोसाइड बाय डिस्टल ट्यूब्यूल। मतलब किडनी पे ये एक्ट करेगा और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को जो है ये होने से बचाता है ज़्यादा। देखो रिड्यूस लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन डायलिसिस, ठीक है। और अगर हाइपो सिक्रेशन हो रहा है डीएच का, हाइपो मतलब कम सिक्रेशन हो रहा है एडीएच हार्मोन का, तो डायबिटीज इंसिपिडस उस दौरान हमारे को परेशान एक डिसीज हो जाती है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच के कारण डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के, हमने हार्मोन्स पढ़ लिए हैं सारे। अब आते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है बेसल पार्ट होता है डायंसिफेलोन, जो हमारा ब्रेन है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन, ठीक है। ये जो है फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें जितने भी हार्मोन्स होते हैं सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन इन नेचर मतलब मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन्स कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये कंटेन करते हैं सेवरल ग्रुप न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के, ठीक है, जो डायग्राम में हमने पीछे देखा था, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ऊपर ये दो हमारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स लगे हुए थे जिन्हें हम न्यूक्ली कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, हार्मोन्स। फिर ये क्या करेंगे, रेगुलेट सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं जो रेगुलेट करता है सिक्रेशन या सिंथेसिस पिट्यूटरी हार्मोन्स की, ठीक है। उसके बाद बात करें जो हमारे ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन जो 6 होते हैं और एक इनहिबिटिंग जो 3 होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और ये इनहिबिट करते हैं इनका सिक्रेशन। ये दोनों जो हैं हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड टू एपी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय ब्लड और हाइपोफेसियल पोर्टल विन, ठीक है। जो हमने पोर्टल सर्कुलेशन हमारा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये हार्मोन्स जो है ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं ब्लड या हाइपोफेशियल में प्रोटीन विन के द्वारा। अब देखो टोटल 9 हार्मोन हो गए, 6 रिलीजिंग और 3 इनहिबिटिंग। यहाँ पढ़ेंगे रिलीजिंग ये हमारे 6 हैं और ये 3 हमारे क्या हैं, इनहिबिटिंग। GnRH, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा TRH, तीसरा है CRH, GHRH, प्रोलैक्टिन, MSH। फिर यहाँ आ गया हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। यह आ गया हमारा मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये सारे रिलीजिंग वाले हार्मोन और ये सारे इनहिबिटिंग वाले हैं, ठीक है। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारा थायराइड। उसके बाद ये हमारा कोर्टिकोट्रोफिक, ठीक है, ये हमारा ग्रोथ,
ये प्रोलैक्टिन, ये मेलानोसाइट। 9 हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन हमने पढ़ा था, ये एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करते हैं। टीआरएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इनका रिलीजिंग कराती है। सीआरएच जो है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं, ठीक है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दो हमने पढ़े थे। एडीएच का दूसरा नाम जो वैसोप्रेसिन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक्सोन्स टू न्यूरो, जो मैंने एक्सोन बताया था, एक्सोन से तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं ना, और ये क्या थी, इसमें पोर्टल विन थी, ठीक है। एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस की नर्व एंडिंग है वहां से ये फर्दर आगे रिलीज होते हैं। सबसे पहले हम हार्मोन को जो है डिस्कस करेंगे, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की हम जो है बात करेंगे। पीछे हमने हार्मोन पढ़ा, अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये दो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो इस्थमस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड एच शेप की होती है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप या एच शेप जिसे हम कहते हैं। बाइलोब्ड यानी 2 लोब होते हैं। एंडोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। और स्टोर इट्स सिक्रेशन, थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो खुद के सिक्रेशन को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर का जो है डायग्राम है। उसके अंदर ये हमारे फोलिकुलर सेल्स हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फोलिकल्स है। ये पूरा क्या है, एक थायराइड फोलिकल है। थायराइड फोलिकल में ये जो है, ये फोलिकुलर सेल्स, अंदर जो कैविटी है वो है फोलिकुलर कैविटी। थायराइड फोलिकल, उसके बाद फोलिकुलर सेल्स, उसके बाद फोलिकुलर कैविटी। ये है हमारी ब्लड वेसल्स। ये अंदर जो है ये हमारा स्ट्रोमल टिश्यू है। उसके बाद जो इसके ऊपर ये लगे हुए हैं ऐसे राउंड राउंड छोटे छोटे, ये हमारा पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, जो थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी हार्मोन को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो कैल्शियम के लेवल के लिए ब्लड में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। थायराइड फोलिकल, अंदर फोलिकुलर सेल्स, फिर फोलिकुलर कैविटी, ये स्ट्रोमल टिश्यू, ये ब्लड वेसल्स, ये हमारा पैराफोलिकुलर सेल्स जो थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटीएच का सिक्रेशन या स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड हाँ किन से बना, वही मैंने लिखा, फोलिकल्स प्लस स्ट्रोमल टिश्यू। फोलिकल्स में क्या होता है, हमारा फोलिकुलर सेल एनक्लोजिंग कैविटी, थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। फोलिकुलर सेल्स जो है 2 होते हैं। ये जो था ना हमारा फोलिकुलर सेल्स, 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन से, एक तो टेट्राआइडोथायरोनिन, एक ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 और T3 एंड T4 ये दोनों हमारे क्या है, थायराइड हार्मोन होते हैं। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थायरोसिन अमाइनो एसिड, जो थायरोसिन अमाइनो एसिड है वहाँ से सिंथेसाइज होते हैं ये थायराइड हार्मोन। T4 इज प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट, जो ये टेट्राआइडोथायरोनिन है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, यानी 80% देन T3, ठीक है। T3 ज़्यादा रिएक्टिव होता है, T4 का अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा होता है, T3। इन टारगेट टिश्यू T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन मोलिक्यूल रिमूव करके, ठीक है। टारगेट टिश्यू में T4 कन्वर्ट इनटू T3 बाय रिमूविंग आयोडीन मोलिक्यूल्स। अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपर टर्म, एक होती है हाइपो जहाँ पे भी आप दिखे समझ लेना लो सिक्रेशन उसका, और हाइपर दिखे तो ज़्यादा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, जिसे हम सिंपल गोइटर कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है कोलर लाइक दिखने लग जाती है। थायरोक्सिन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, और जो है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मोस्टली माउंटेन एरियाज पे होती है, ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू की बात करें, जो हमने देखा था वो अंदर पूरा फ्री स्पेस में था, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स उसमें होती है, प्लस क्लस्टर ऑफ सेल जिसे हम पैराफोलिकुलर सेल कहते हैं, जो टीसीटी यानी हमारा क्या था, अपना क्या था वो, हाँ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो 32 अमाइनो एसिड से बना होता है। टीसीटी क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, मतलब डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। प्रोटीन नेचर का टीसीटी हमारा होता है, प्रोटीन नेचर का होगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। नेक्स्ट बात करें थायराइड ग्लैंड की, दोबारा से इसका एक जो है ये मैंने
फ्लो चार्ट सा बनाया है, ठीक है। जितना भी ऊपर हमने पढ़ा उसका शॉर्ट में लिखा है सारा कि थायराइड हार्मोन दो हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। ये आइडोथायरोनिन नेचर का होता है थायरोइन हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन आइडोथायरोनिन नेचर का, और ये थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये प्रोटीन नेचर का होता है। ये सिक्रेटेड होता है फॉलिकल्स के द्वारा, ये बाय पैराफोलिकुलर सेल्स। रेगुलेट करता है बीएमआर को, जबकि ये कैल्शियम थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ये बाइंड करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ, ठीक है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कौन सा, जो बिल्कुल अपने न्यूक्लियस के अंदर था, ठीक है। रिसेप्टर लगा हुआ था जो जीन लेवल पे होता है। जबकि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यानी जो सेकंड मैसेंजर साइकिल को, जो साइक्लिक एम्प है उसको जनरेट करता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन के फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, एक तो मैं अभी बताया था कि रेगुलेट करता है बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन का। इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की, और बीएमआर को रेगुलेट करता है। इंड्यूस करता है आरबीसी प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन जो है आरबीसी की प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। फूड ऑक्सीडेशन, सो एटीपी कैलोरी हीट इज प्रोड्यूस, सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इससे हम थायराइड हार्मोन को हम कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को, उस ऑक्सीडेशन को ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटीपी रिलीज। अब देखो कोई अगर प्रोसेस हो रहा है, एक्टिव प्रोसेस है, तो यानी एटीपी या कैलोरी हीट कुछ तो रिलीज होगा ना, जिसकी वजह से जो है हीट बॉडी में वो इंक्रीज हो जाएगी और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। कैलोरीजेनिक हार्मोन इसलिए हम इसे कहते हैं। एक्सीलरेट फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, ठीक है। फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को थायराइड हार्मोन जो एक्सीलरेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ H2 एंड इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। इंक्रीज करता है एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो हमारे दो हार्मोन होते हैं। एड्रेनल अपने मेडुला के द्वारा जो रिलीज होते हैं, उनके एक्शन को जो इंक्रीज कौन करता है, अपना थायराइड हार्मोन। हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा इन अडल्ट फेज, जो अडल्ट फ्रॉग में जो है मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब टैडपोल लार्वा से जो अडल्ट फ्रॉग में बनने वाला प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस, उसमें जो वो थायराइड हार्मोन का मेजर रोल होता है। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में होती है, उसको जो रेगुलेट करता है वो थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, मतलब कितने सारे जो है इसके काम होते हैं। हम टेस्ट कराने जाते हैं, मतलब या फिर कोई अपने डिसीज को डिस्कस करने जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर जो है थायराइड का टेस्ट करते हैं, थायराइड का ब्लड, अपने ब्लड टेस्ट के साथ साथ। तो क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन की स्टिमुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है या इम्बैलेंस हो गया उसका हार्मोन्स का सिक्रेशन, तो हमें कोई भी बॉडी में परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब हम थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिसीज के बारे में बात करें। एक होता है क्रिटिनिज्म, ठीक है। इसमें हाइपोसिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का चाइल्ड स्टेज में। देखो जब भी मैं आपको किसी भी बीमारी के बारे में बताऊं, तो आपको ध्यान देना है कि क्या उसमें चाइल्ड स्टेज लिखा है या फिर अडल्ट स्टेज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये चाइल्ड स्टेज में ये कंडीशन थी या अडल्ट में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हैं कि जो अडल्ट स्टेज में हुई हैं, एक ही ग्लैंड से रिलेटेड, कोई चाइल्ड स्टेज में अकर हुई है, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन चाइल्ड स्टेज। ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोसेस डिफेक्टेड, अगर मतलब एक वुमन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो वो इफेक्ट करेगी ग्रोइंग बेबी की मैचुरेशन को, ठीक है। उसके जो है साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि ग्रोथ कम होगी बेबी की, मेंटल रिटार्डेशन या लो इंटेलिजेंस, मतलब दिमागी तौर पे ठीक नहीं होगा ज़्यादा, एबनॉर्मल स्किन होगी, डीफ म्यूटिज्म, मतलब गूंगे या फिर अपने बहरा जो है बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये इतने सारे जो है क्रिटिनिज्म के इफेक्ट होते हैं जो चाइल्ड स्टेज में हो सकते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्सोइडिमा, ठीक है। मिक्सोइडिमा क्या होता है, जिसे इसे हम गर्ल्स डिसीज भी कहते हैं, हालांकि हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है।
इसमें क्या होगा, लो सिक्रेशन होगा थायराइड हार्मोन का, लेकिन अडल्ट स्टेज में। अब देखो मैंने पीछे बताया था क्रिटिनिज्म में चाइल्ड स्टेज की बात कर रहे थे, अब माइक्सोडीमा में किस में है, अडल्ट स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, मतलब लो सिक्रेशन थायराइड हार्मोन का अडल्ट स्टेज में, जिसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी हमको हो सकती है, लो बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर कम होगा, ओडिमा एक कंडीशन होती है मतलब जिसमें बॉडी में स्वेलिंग सी दिखती है, मतलब पूरा बॉडी फुली फुली सी दिखती है, लैक ऑफ अलर्टनेस मतलब अलर्टनेस कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई बैठा है हम उसको बोलते रहते हैं बहुत बार, ठीक है, ध्यान ही नहीं होता वो, तो लैक ऑफ अलर्टनेस वो होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल को, अब सिक्रेशन ही कम हो रहा है। अब अडल्ट स्टेज में देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो उस दौरान अगर लो सिक्रेशन हो रहा है उसका थायराइड हार्मोन का, क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। ग्रेव्स डिसीज की बात करें, अब इसमें हमने लो सिक्रेशन की बात की, ग्रेव्स डिसीज में होता है हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, मतलब हाइपर सिक्रेशन ऑफ मतलब हाइपर थायरॉइडिज्म, हाई थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन, जिसकी वजह से क्या एक्सोप्थेल्मिक एक गोइटर हमें हो जाता है, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसके, वेट लॉस होगा, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल मतलब आईबॉल जो हमारी होती है बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी। ठीक है, बाहर की तरफ निकली निकली सी थोड़ी सी, रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी रहेगी, स्वेटिंग पसीना आता रहेगा, बीएमआर इंक्रीज हो, हार्ट रेट और बीएमआर इंक्रीज होगा। ठीक है, एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाकर तो स्वेटिंग हो, रेस्टलेसनेस तो मतलब भाई स्वाभाविक सी बात, अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है कभी, देखो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया हार्ट रेट में, तो क्या आपको बेचैनी सी हो जाती है, पसीना आने लगता है, तो वो सारी कंडीशंस ग्रेव्स डिसीज में हो जाती है। इसमें क्या होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म। जबकि 3 हमने थायराइड हार्मोन में डिस्कस कर ली बीमारियां, क्रिटिनिज्म, चाइल्ड स्टेज में हाइपोसिक्रेशन थायराइड हार्मोन का माइक्सोडीमा, और एडल्ट स्टेज में हाइपोसिक्रेशन अपने थायराइड हार्मोन का, ग्रेव्स डिसीज हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, थायराइड हार्मोन का, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर ग्रेव्स डिसीज का जो है एक एग्जाम्पल है। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, यानी कि उसका जो है उसमें बहुत उसके लोब्स बढ़ने लग जाएं बहुत सारे, मतलब क्योंकि कैंसर में क्या होता है, ठीक है, कंटिन्यूस सेल्स की प्रोडक्शन होती रहती है ना, मतलब एक बहुत एबनॉर्मल लेवल या क्वांटिटी तक, ऐसा अगर हो जाए तो मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा, जो बॉडी को फिजियोलॉजिकली अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये हमने पढ़ लिया कि कैसे फिजियोलॉजिकली हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। अब आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देखोगे, थायराइड हार्मोन के पीछे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो 4 होते हैं, मतलब 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड थे, दोनों साइड पे 2-2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 हो गए टोटल। ठीक है, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, अब थायरॉयड ग्लैंड भी प्रोटीनेशियस थे, अब ये भी प्रोटीनेशियस है। एंडोडर्मल इनका जो है ओरिजिन होता है, सिक्रीट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन है नेचर में तो पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, जिसे या फिर पैराथ्रोमोन हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, 84 अमाइनो एसिड से जो है ये पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। रेगुलेट कैल्शियम एंड फोस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज, पैराथायरॉयड का जो काम होता है वो क्या होता है, ये कैल्शियम और फोस्फेट को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है बॉडी में ब्लड और अदर टिश्यूज के बीच में, और अलोंग विथ थायरोकैल्सिटोनिन, जो थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था, जो कैल्शियम को जो है कैल्शियम लेवल को बॉडी में कम कर रहे थे, प्लेज रोल इन कैल्शियम बैलेंस। तो पैराथायरॉयड का काम मतलब एक तरीके से थोड़ा थोड़ा थायराइड से सिमिलर है। कैसे, एक तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस करेगा बॉडी में, कि इसका अलग पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ साथ ये भी क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पीटीएच एंड थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन अपोजिट टू ईच अदर फॉर ब्लड कैल्शियम लेवल, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। अब ये भी एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं, एक तो एंटागोनिस्ट हमने एमएसएच और मेलाटोनिन के केस में पढ़ा, एक पीटीएच और थायरोकैल्सिटोनिन ये भी जो है क्या होते हैं अपना वो एंटागोनिस्ट होते हैं। क्यों, थायरोकैल्सिटोनिन हमने थायराइड हार्मोन में पढ़ा क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, पीटीएच की अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करता है। ठीक है, पीटीएच के केस में कैल्शियम को इंक्रीज करता है, तो क्या हुआ, अपोजिट हुए,
रोल तो एक ही है कैल्शियम का, लेकिन एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। जैसे उसमें स्किन से रिलेटेड था, एक कलर के पिगमेंटेशन को डार्क कर रहा है, एक लाइट कर रहा था। पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जैसा मैंने बताया, यानी कि एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कैल्शियम लेवल, होम्योस्टेटिस, कैल्शियम लेवल का मेंटेनेंस प्रॉपर होना उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। कंबाइंड फंक्शन ऑफ पैराथ्रोमोन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड विटामिन D3, कोलिकैल्सीफेरोल। ठीक है, कंबाइंड फंक्शन, ये जो होम्योस्टेटिस का काम कौन कौन करता है, कंबाइंड फंक्शन होते हैं पैराथ्रोमोन के, थायरोकैल्सिटोनिन के और विटामिन D3। ठीक है, पीटीएच एक्ट करेगा बोन पे, बोन डिसॉर्प्शन करेगा। मतलब बोन डिसॉर्प्शन क्या होता है, जो बोन में से कैल्शियम को जो है निकालना। ठीक है, एक होता है अपना बोन मिनरलाइजेशन, मतलब बोन के अंदर जो है क्या करना, कैल्शियम को डालना। एक होता है बोन डीमिनरलाइजेशन, मतलब बोन में से निकालना। ठीक है, तो ये क्या है, पीटीएच एक्ट करेगा बोन पे, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रेनल टेब्यूल्स, पीटीएच जो है रेनल टेब्यूल्स में से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, इनिबिट करता है। फोस्फेट, मतलब फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, सिर्फ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, रीअब्जॉर्प्शन रेनल टेब्यूल्स में। और इंक्रीज करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड से। मतलब बेसिकली पीटीएच का काम कैल्शियम से ही रिलेटेड है, कैल्शियम के इर्द गिर्द पैराथायरॉयड हार्मोन घूमता रहता है। कभी डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर लिया, रेनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन कर लिया उसका कैल्शियम का, बोन से भी रीअब्जॉर्प्शन करता, मतलब जहाँ भी इसको कैल्शियम दिखता है उसको ये रिजॉर्व कर लेता है, रिजॉर्प्शन कर लेता है उसका ये। नेक्स्ट बात करें एक कंडीशन की, टेटनी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, लो सिक्रेशन ऑफ पीटीएच की वजह से ये होती है, मतलब हाइपो सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम लेवल इसमें कम हो जाता है। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में टेटनी होती है, मतलब सडन वाइल्ड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल ऑफ फेस, हैंड, फीट और अपना लेग्स, क्रैम्प्स जिसे हम क्रैम्प्स कहते हैं ना, कि क्रैम्प्स आ गए भाई एक, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस वर्कआउट करते हैं, उसके बाद अगर हम अगले दिन देखें, एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद बहुत ज़्यादा हमें दर्द होता है, ठीक है, पूरी बॉडी पेन होता है, वो हम कह देते कहीं पर कि भाई वर्कआउट क्या, क्रैम्प्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैरों में क्रैम्प्स आ गए, उस दौरान कैल्शियम लेवल कम हो जाता है बॉडी में। ठीक है, ये तो था एक अलग कंसेप्ट है हालांकि ये, पर इसमें क्या होता है, टेटनी ये एक परमानेंट कंडीशन हो जाती है जिसमें बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और जल्दी जल्दी मतलब अपना क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ठीक है, स्पाम्स जिसे एकदम से हम कहते हैं, ठीक है, वो कंडीशन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हाइपर कैल्शियमिया, वो ये टेटनी था हाइपोकैल्शियमिया, ऑस्टियोपोरोसिस है हाइपर कैल्शियम, इसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारा बोन मास है ना वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, फ्रैक्चर जल्दी से आ सकता है, एज रिलेटेड होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, पीछे चैप्टर में भी एक में मैंने डिस्कस किया ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेल में। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करेंगे, आएगा हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, एंडोडर्मल इसका जो है ओरिजिन होता है। लोबुलर ये होता है डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट, जो पीछे की साइड होती है हार्ट की और रोटा के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है हमारा थाइमस, और थाइमस जो है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये भी प्रोटीन हार्मोन होता है एक। ठीक है, थाइमोसिन जो बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड में डिवाइडेड होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो WBC का वाइट ब्लड सेल्स का जो एक, जिसे हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, दो प्रकार की होती हैं वो, जो थाइमोसिन जिन्हें सिक्रेट करता है, टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड में हमारा टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है, और बी लिम्फोसाइट जो हमारा बोन मैरो में। ये टी लिम्फोसाइट जो है सेल मीडिएटेड है, और ये जो है हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड कौन सा है, बी लिम्फोसाइट। थाइमोसिन एंटीबॉडी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, थाइमोसिन जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी ये जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, थाइमोसिन जो है ओल्ड एज में कम हो जाता है, थाइमोसिन का सिक्रेशन ओल्ड एज में कम हो जाता है। आपने कभी देखा भी होगा जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनकी जो है जल्दी से वो किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि उस दौरान जो थाइमोसिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन उनकी बॉडी में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर हो जाएगा और अपना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी बॉडी में किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, तो उन्हें क्या होगा, ऑब्वियसली उनको क्या होगी, बीमारियां जल्दी से हो जाती हैं।
ठीक है। हसल्स कॉर्पस्कल्स होता है स्फेरिकल शेप्ड इन थाइमस ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है। कॉर्पस्कल्स, हसल्स कॉर्पस्कल्स थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फैगोसाइटिक होता है नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर ग्लैंड की हम बात करें तो है पेनक्रियाज ग्लैंड। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है। जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता रही थी अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और एक और ग्लैंड बताई थी मिक्स्ड ग्लैंड, जो मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कंसिस्ट करती है, तो वो है हमारा पेनक्रियाज। बिटवीन बोथ साइड ऑफ, ये जो हमारा डुओडिनम होता है ना, स्टमक के बाद हमारा डुओडिनम स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी दोनों साइड के बीच में पेनक्रियास जो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा, आप थोड़ा समझ पाओगे, ये हमारा डुओडिनम, ठीक है, इनके बीच में ऐसे निकला होता है लंबा सा पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास ऐसे, ठीक है। डायग्राम देखो, ये हमारा है पेनक्रियाटिक एकिनी, ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है, पेनक्रियाटिक एकिनी। उसके बाद ये देखो, ये बीच में जो है हमारा, ये हमारा होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन पार्ट, ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया ये रहा, और ये बीच में जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो 1 से 2% ऑफ पेनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, ठीक है। और हमारा एक्सोक्राइन जो है 98 to 99% होता है इसमें पेनक्रियाज में। उसके बाद आइसलेट ऑफ लैंगरहिंस जो है 2 सेल्स का सिक्रीशन करती है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो अल्फा सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी 70% जो है बीटा सेल होता है और 30% अल्फा सेल होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू। और एक और सेल जिसके बारे में एनसीईआरटी में बात तो नहीं की गई, डेल्टा सेल्स होता है। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो हमारा होता है ना, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियाटिक एकिनी की बात करें, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक डक्ट से, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे, ये हार्मोन जो है कैरीड सीक्रेट हार्मोन, कैरीड बाय, जो ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं हार्मोन, उन्हें ये सीक्रेट करता है। अगर क्वांटिटी में बात की जाए तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास ग्लैंड में 1 to 2 मिलियन होते हैं, जो 2 सेल सीक्रेट करते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन को सीक्रेट करेगा और बीटा सेल इंसुलिन का, ठीक है। हम इसमें ग्लूकागोन और इंसुलिन के बारे में ही बेसिकली बात करेंगे। ग्लूकागोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इन प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड या फिर लाइपेजिस, किसी भी अदर सब्सटेंस की प्रेजेंस में ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होना, ठीक है। और इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ग्लूकोज लेवल। ये इंक्रीज करेगा ग्लूकागोन और ये क्या करेगा, इंसुलिन डिक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गई, ये भी एंटागोनिस्ट हो गए ना, ग्लूकागोन और इंसुलिन। एक तो इंक्रीज कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को, एक कम कर रहा है, ठीक है। ईच रेगुलेट ग्लूकोज लेवल, दोनों लेकिन रेगुलेट ग्लूकोज ही लेवल कर रहे हैं, लेकिन एक कम कर रहा है, एक कम कर रहा है, एक ज्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, तो ये एंटागोनिस्ट हो गए। ग्लूकागोन 29 अमाइनो एसिड से बना होता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ठीक है। हाइपरग्लिसमिक इसे हम कहते हैं। और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो होता है वो होता है 90 to 100 mg या फिर 100 ml इन ब्लड, ठीक है। मेनली एक्ट करेंगे लीवर सेल्स पे। हमारा ग्लूकागोन मेनली एक्ट करता है लीवर सेल पे, यानी हेपेटोसिस्ट। इनहिबिट करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अब इंक्रीज हो रहा है ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या है इसमें कि सेल्स में हमारा ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकागोन जो है इनहिबिट करेगा कि सेल से ग्लूकोज का अपटेक ना हो, ताकि उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़े और उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़े, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड उसका यूटिलाइजेशन, ताकि उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़े। स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोगन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन, ठीक है। ग्लाइकोगन का ग्लूकोज में ब्रेक, यानी मतलब इसका मेन उद्देश्य, मेन मकसद ये है ग्लूकागोन का कि मुझे तो भाई ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है बॉडी में। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में ब्रेकडाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड शुगर एंड हाइपोग्लिसमिया, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ये 4 टर्म है, मैं इनसे, ये हमने पीछे यूज कर लिया अभी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी बहुत, यहाँ से वो दूर हो जाएगी। एक ग्लूकोजेनेसिस होता है, एक ग्लाइकोजेनेसिस होता है, एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, और एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजिनोजेनेसिस जो होता है, ग्लूको आ गया पहले, तो याद रखना, ग्लूको पहले तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में टूटना, मतलब फॉर्मेशन होना, टूटना नहीं, फॉर्मेशन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है।
जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। अब ग्लाइको पहले आ गया तो यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में फॉर्मेशन होनी। अब आ गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ग्लाइको आ गया पहले तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज में। ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गया। नियो मतलब कोई अदर सब्सटेंस, तो ग्लूकोज का फॉर्म होना अदर सब्सटेंस के प्रेजेंस में, जैसे हमारा लैक्टिक एसिड हो गया, हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है, इनके प्रेजेंस में। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस में तीनों ही कंडीशन में जो है हाइपरग्लिस्मिया ये होते हैं, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल इनमें बढ़ता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस को छोड़ के तीनों में क्या होगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस आप समझ गए होंगे, ब्रेक डाउन जो होना ग्लाइकोगन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ये हमारी यहाँ टर्म थी जो मैंने बताया था, इंक्रीज हो रहा है ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। अब ग्लूकागन की तो बात हो गई भाई, वो तो इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में। नेक्स्ट बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन क्या होता है, लीवर सेल और एडिपोज टिश्यू दोनों पे एक्ट करता है, जबकि वो किस पे था, सिर्फ लीवर सेल हेपेटोसाइट पे एक्ट कर रहा था। ये 51 अमाइनो एसिड से बना होता है, जबकि ये कितना था 29 अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इंक्रीज करता है लाइपोजेनेसिस इन एडिपोज टिश्यू। लाइपोजेनेसिस क्या होता है, लाइपोज जो हमारा है लाइपेज का, उसका जो है फॉर्मेशन, ठीक है। लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा एडिपोज टिश्यूज में, और इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड इन टिश्यूज। प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये इंक्रीज करता है अमाइनो एसिड से टिश्यू में। इंसुलिन बीटा सेल्स मेनली ये सिंथेसाइज करता है। इंड्यूस करता है सेलुलर अपटेक, वो इनहिबिट कर रहा था, ग्लूकागोन इनहिबिट कर रहा था क्योंकि उसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना था, इंसुलिन को ग्लूकोज का लेवल कम करना है, तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा सेलुलर अपटेक, मतलब ये सेल से ग्लूकोज को उठाएगा, ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल यानी हाइपोग्लिशमिया, इंक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है। स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज में होना। रिड्यूस करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का बनना कि अपने अमाइनो एसिड या लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में लीवर में उसको कम करेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन रिड्यूस करेगा लीवर में, ठीक है। अब देखो या ये देखो, पहले इसको फिर पढ़ेंगे। इंसुलिन सिक्रेशन लो, इंसुलिन सिक्रेशन लो होता है हाइपोसिक्रेशन अपना इंसुलिन के केस में, ठीक है। उसके बाद ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हाइपोग्लिस्मिया। अगर देखो हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है यानी हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हाइपरग्लिस्मिक कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बीमारी होगी डायबिटीज़ मेलिटस डिसीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलिटस डिसीज़ जो है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पॉलीफेजिया होते हैं यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडीसिया होता है ज़्यादा थर्स्ट प्यास लगना, ग्लाइकोसूरिया या फिर कीटोनूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज का निकलना है, कीटोन बॉडीज़ का निकलना, ठीक है। और याद रखना एक टर्म हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस पीछे पढ़ी थी और ये डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ मेलिटस इंसुलिन के लो सिक्रेशन की वजह से होती है, जिसमें अपना ये सारे सिम्टम्स होते हैं चार, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ग्लाइकोसीरिया कीटोनीरिया वाली कंडीशन नहीं होती। अब इस को देखेंगे हम, देखो ये ग्लूकागोन है, ये इंसुलिन है। ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्लूकागोन में बढ़ता है, इसमें कम होता है। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक इसमें नहीं होता, इसमें होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें होता है, इसमें नहीं होता। ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसमें होता है, इसमें नहीं होता। ग्लाइकोजेनेसिस जेनेसिस याद रखना, मतलब ग्लाइकोजन का जो है ग्लूकोज में फॉर्म होना, वो ग्लूकागोन की प्रेजेंस में नहीं होता, इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। लाइपोजेनेसिस जो है ग्लूकागोन में एब्सेंट और इंसुलिन में होता है, ठीक है। अब दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, मतलब इसमें जो बेटा सेल्स होते हैं तो 70% जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में। टाइप 2 जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इतना ही आप याद रखो क्योंकि चैप्टर में नहीं दे रखा इसके बारे में इतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। डायग्राम थोड़ा सा जो है कंजस्टेड हो गया है पर इसको मैं समझा दूंगी अभी। ये एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन इसका होता है, ठीक है। अब सीधा डायग्राम को देखते हैं।
ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना पूरा, और सारी चीज़ों को भूल जो मैं अंदर कह रही हूँ ना, अंदर वाला पोर्शन, ये हमारा एड्रिनल मेडुला होता है। ठीक है, ये अंदर वाला, ठीक है, ये राउंड सर्कल के अंदर जो ये पोर्शन है, ये हमारा एड्रिनल मेडुला। और इसके बाहर जितना भी ये पूरा है, ये हमारा होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स हमारा 80 to 90% होता है, जबकि मेडुला 10 to 20%। अब एड्रिनल ग्लैंड की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड की 3 लेयर होती है। जो सबसे आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलस। ठीक है, आउटर जोना ग्लोमेरुलस। इनर लेयर, सबसे इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस। इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस, आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलस, और मिडल लेयर जो होती है जोना फेसिकुलाटा। जोना फेसिकुलाटा, ठीक है। और जोना, ये समझ आया। इसके अंदर हमारी एड्रिनल मेडुला के अंदर क्रोमेफिन सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रोमेफिन सेल्स। एड्रिनल मेडुला जो है एक्टोडर्मल होती है, और एड्रिनल कोर्टेक्स क्या होती है हमारी? मीजोडर्मल। एड्रिनल कोर्टेक्स मीजोडर्मल होती है, एड्रिनल मेडुला हमारी एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे कि कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स यानी सी है, तो वो अपोजिट था, मतलब उसमें मतलब इसमें था ही नहीं, मीजोडर्मल तो ये था ही नहीं ना। तो ऐसे थोड़ा सा आप ट्रिक से याद करो कि MC, ठीक है, या फिर CM कोर्टेक्स मीजोडर्म। मेडुला में क्या था? EM, इसको CM याद रखो, इसको EM याद रखो। ठीक है, EM यानी एक्टोडर्मल मेडुला, CM कोर्टेक्स मीजोडर्मल। ठीक है, और ये क्या करता है? मेडुला रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से, ये क्या होता है? रेगुलेटेड होता है। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट अमाइन नेचर। अमाइन नेचर का ये होता है। एड्रिनल कोर्टेक्स स्टीरोड नेचर का हमने पढ़ लिया था पीछे जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे हार्मोन्स के। एड्रिनल मेडुला जो है टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और रिलीज करता है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, जिसे एफिनेफ्रिन भी हम कहते हैं, नोर एफिनेफ्रिन भी कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कैटिकोलेमाइंस। कैटिकोलेमाइंस इन्हें हम कहते हैं अमाइन नेचर के होते हैं ये। ठीक है, और ये दोनों ही इमरजेंसी की कंडीशन, स्ट्रेस की कंडीशन, या फिर इसे हम हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी हम इनको एड्रेनलिन को कह देते हैं। ये हार्ट, स्केलेटन, स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स और फैट सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। नोट एंटागोनिस्ट हार्मोन, मतलब ये एंटागोनिस्ट नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट भी नहीं होते, एक साथ काम भी नहीं करते। नोट अंडर कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर ये काम नहीं करते। ठीक है, अब बात करेंगे इनके इफेक्ट्स के बारे में। अगर देखो मैंने ये बात बोल दी कि भाई एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं ये स्ट्रेस या इमरजेंसी की कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं। जब आपको डर लगता है, आप एकदम से घबरा जाते हो, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर सब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप खुद सोच के देखो कि बॉडी में क्या क्या होता है। पसीना ज़्यादा आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब कंडीशंस होती हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, जो इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई तो हार्ट रेट जल्दी जल्दी होगी। स्वेटिंग हो जाती है। प्यूपिल डायलेशन, मतलब हमारी जो आँख की प्यूपिल पुतली होती है, ये मतलब डायलेट हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। रेजिंग ऑफ एयर, पाइलो इरेक्शन जिसे हम कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े होना, ठीक है, उसे पाइलो इरेक्शन कहते हैं। ब्रेक डाउन होना ग्लाइकोजन का, मतलब ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, जो ग्लूकोज में फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लिशमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन हो सकती है। स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लग जाता है, तो इंक्रीज क्या हो जाता है? लिपिड का और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलिसिस इंड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और डिक्रीज करता है सलाइवेशन एंड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस हमारे स्टमक में होता है, और स्टमक में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टमक में होता है, सबसे कम होता है हमारा कहाँ पे? और अपना इसमें एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, क्या था वो? फिर अगर याद आएगा तो आगे बताऊंगी कि मिनिमम पेरिस्टाल्सिस और मैक्सिमम 2 टर्म थी है। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस तो हमारे स्टमक में होती है, और मिनिमम हमारी एनल कैनल में होती है। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर देता है सलाइवेशन और पेरिस्टाल्सिस को। उसके बाद एड्रिनल में मैंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कोर्टेक्स और एक मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स जो है ये 3 लेयर होती हैं, इसकी मैंने बताया था। कौन सी? जोना फेसिकुलाटा मिडल लेयर, जोना अपना ग्लोमेरुलस आउटर, और जोना एक और थी अपनी रेटिकुलरिस इनर। ठीक है, स्टीरॉयड इन नेचर होता है। कोर्टिकोइड जो है, कोर्टिकोइड हार्मोन्स को ये सिंथेसाइज या
सिक्रीट करती हैं। ठीक है, एक है अब हम इसमें ही बात करेंगे 2-3 टाइप के कोर्टिकोइड्स की। एक होता है मिनरल कोर्टिकोइड्स, जो ना ग्लोमेरुलासा में ये जो है सिंथेसाइज ये सिक्रीट होता है हमारी लेयर में, और बैलेंस करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, और मेन मिनरलोकोर्टिकोइड जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है, जो रेनल ट्यूब्यूल में रेनल ट्यूब्यूल में स्टिमुलेट, मतलब ये सोडियम और वाटर का तो रिअब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करता है, जबकि एक्सक्रीशन पोटेशियम और फोस्फेट का। और एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड का मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, जो क्या करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड की, तो ये क्या होता है जोना फेसिकुलाटा में होता है, और ये कौन सा है जोना ग्लैमरस है, यानी ये आउटर ये मिडल ग्लूकोकोर्टिकोइड। मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड हमारा जो है कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल होता है। ठीक है, जो आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब सूजन आ जाए तो उसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन हम कोर्टिसोल को कहते हैं। मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ये वो रेगुलेट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, हाइपरग्लिशमिया होता है, मतलब इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस भी करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक। ऑब्वियसली जब सेलुलर अपटेक नहीं हुआ तभी तो हाइपरग्लिशमिया की कंडीशन हुई है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। एक और काम होता है इसका, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को सुप्रेस करना क्या होता है कि देखो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, जब डॉक्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम करते हैं उस दौरान कितनी सारी जो है फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। मतलब अगर देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, मतलब किसी दूसरे के ऑर्गन की एंटीबॉडीज अलग, दूसरे की अलग। अगर भाई ऑर्गन हमको दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, उसके एंटीजन जो है स्टिमुलेट इंड्यूस हो सकते हैं, तो उसको हमें पहले उस सारे सिचुएशन को जो है सुप्रेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं जाके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस चालू होता है। तो इस सब प्रोसेस को जो है रिड्यूस करने के लिए जो है एक कोर्टिसोल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो दब जाता है। ठीक है, सप्रेस सिंथेसाइज ऑफ एंटीबॉडीज नहीं होती, और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में काम आता है। एंटी एलर्जिक हार्मोन होता है। ठीक है, मास्ट सेल और स्टेमाइन का सिक्रेशन कम कर देता है। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में ये काम आता है कोर्टिसोल। नेक्स्ट बात करें सेक्स हार्मोन्स की, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड, जो ना रेटिकुलरिस से जो है कुछ अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड रिलीज होते हैं, जो कि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान जो हमारे हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता है। मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड इज डायहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन DHEA। जो मेन हार्मोन सिक्रेट करता है एड्रेनल ग्लैंड वो होता है DHEA। ठीक है, जो मतलब फीमेल में एस्ट्राडायोल, मेन ओस्ट्रोजन होता है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सेक्स कोर्टिकोइड, अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए सेक्स कोर्टिकोइड की, ठीक है, एंड्रोजन की बॉडी में मतलब फीमेल में एंड्रोजन की ज़्यादा सिक्रेशन हो रही है, हाइपर सिक्रेशन, तो उस दौरान एड्रेनल विरिलिज्म एक डिसीज़ हो जाती है, जिसमें कि फीमेल में मेल कैरेक्टर्स अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कुशिंग्स सिंड्रोम की। एक सिंड्रोम है कुशिंग्स सिंड्रोम, जिसमें ओवर सिक्रेशन होता है कोर्टिसोल का। आप देखो इसमें एड्रेनल विरिलिज्म में था किसका, सिर्फ एंड्रोजन का हाइपर सिक्रेशन, जबकि इसमें क्या है ओवर सिक्रेशन है कोर्टिसोल का। हमारा मिनरल था, हाँ, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हमारा जो कोर्टिसोल है उसका हाइपर सिक्रेशन ड्यू टू ट्यूमर। अगर एड्रेनल कोर्टेक्स में ट्यूमर हो गया है तो उस दौरान जो है कोर्टिसोल का ओवर सिक्रेशन होता है, जिसमें मून फेस हमें दिखता है, मतलब ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ऐसी ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं, जो हमारे अपीयरेंस है, फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो चेंज होने लगती है, ओबेसिटी हो जाती है, बफेलो बम्प, जैसे हम वो अपना बैक में ऐसे ऊंचा सा उठ नहीं जाता है, क्या कहते हैं उसे, कुछ मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, हिंदी में कुछ नाम होता है, आप शायद समझ भी गए होंगे। हाइपरग्लिशमिया हो जाता है, हाइपर टेंशन, हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन
सिम्टम, ये सारे जो है कुशिंग्स सिंड्रोम के सिम्टम है, जिसमें हाइपर सिक्रेशन होता है कोर्टिसोल का। एडिसन्स डिसीज, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, अंडर सिक्रेशन होता है मिनरल कोर्टिकोइड एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, ठीक है, इसमें कम होगा। तो जिसकी वजह से क्या क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, फैटिग की परेशानी रहेगी, शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, शुगर लेवल कम होगा, सोडियम भी ब्लड में कम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का और वाटर का रिजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, लो बीपी, वोमिटिंग, डायरिया, ब्रोंच पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मतलब पीतल जैसी स्किन का कलर हो जाएगा। एक कौन सी डिसीज है जिसमें हाइपर सिक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन का, ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो हमारा मिनरल कोर्टिकोइड है हमारा एक मेन, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वो हाई सोडियम हो जाएगा ब्लड में, ज़्यादा सिक्रेशन होगा, मतलब ज़्यादा ब्लड में सोडियम की मात्रा होगी, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम जो है पोटेशियम होगा ब्लड में, और नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो है पीनियल ग्लैंड। ये प्रेजेंट होता है पीछे की साइड फोर ब्रेन के, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। मेलेटोनिन को जो है सिक्रेट करता है, हार्मोन को, जो इंक्रीज इन डिम लाइट एंड डिक्रीज इन ब्राइट लाइट। ये मेलेटोनिन हार्मोन जो है 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है बॉडी की, ठीक है, मतलब सोने और जागने वाली। तो रात को जो है ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है डिम लाइट में, ऑब्वियसली हमें रात को नींद नहीं आती, तो वो मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है, और दिन में वो कम हो जाता है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से जो मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज होता है, सॉरी, मेनली अटैक करता है हाइपोथैलेमस में और इंड्यूस करता है स्लीप को, यानी इससे मेलेटोनिन को हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, डिफेंस कैपेबिलिटी, बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, अगर 1-2 दिन आप अच्छे से सोते नहीं हो, ठीक है, मतलब बहुत इरेगुलरली सो रहे हो, कभी किसी भी टाइम कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कनेक्शन मेलेटोनिन हार्मोन से होता है, कि मेलेटोनिन हार्मोन स्लीप हार्मोन होता है, जिसकी वजह से नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, इरेगुलर आप अपना स्लीप के रूटीन को कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट भी आगे पीछे हो जाती है। तो मेलेटोनिन क्या होता है, लाइट स्किन कलर के लिए होता है, और एमएसएच डार्क स्किन कलर के लिए। ये दोनों एंटागोनिस्ट हार्मोन है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इन मैमल्स पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है एंटी गोनेडल हार्मोन विच सुप्रेस गोनेडल एक्टिविटीज एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनहिबिट जेनर। मैमल्स में पीनियल ग्लैंड जो है एंटी गोनेडल हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, विच सुप्रेस गोनेडल एक्टिविटीज को सुप्रेस कर देती हैं और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है। मतलब पीनियल ग्लैंड का एक काम होता है कि हमारे चाइल्डहुड के दौरान ये कभी भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंड्यूस नहीं होने देती, हमारी जो गोनेडल एक्टिविटीज़ हैं उनको सुप्रेस करके रखती है, ठीक है। और प्यूबर्टी के दौरान जो है पीनियल सिक्रेशन कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से गोनेडल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम डिपॉजिट पीनियल ग्लैंड में प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है। डिफेंस कैपेबिलिटी भी होती है हमारे इसमें पीनियल ग्लैंड में। अब देखो हार्मोन्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, जिसकी मैंने बात की थी कि आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड जो हमारे किडनी, हार्ट, जीआईटी ये थे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला जेजीए, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो किडनी में होता है, ये जेजी सेल्स को सिक्रीट करता है, जो 2 सेल्स को सिंथेसाइज करती है, एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी की प्रोडक्शन में काम आता है और रेनिन ऑस्मोरेगुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट की, जो आर्टरी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ हार्मोन को रिलीज करता है। ये एक वैसोडाइलेटर होता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एएनएफ जो है वो सिक्रीटेड हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स की डायलेशन, यानी ब्लड वेसल्स को जो है थोड़ा सा कम कर दे, मतलब डायलेट कर देता है उनको, ठीक है, जो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करें, गैस्ट्रिक हार्मोन जो हमारा एक होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड या जूस को सिक्रीट करता है, ये एचसीएल और पेप्सिनोजन, ठीक है, जिसमें कि पहला दूसरा हमारा सिक्रीटिन जो वॉल ऑफ डुओडेनम में सिक्रीट होता है, एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में, ठीक है, एक्सोक्राइन जो हमारे 90% तक होता है, एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट बात करें सीसीके की, कोलिसाइटोकाइनिन, ये पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर दोनों में प्रेजेंट होता है। सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर में तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, गोल ब्लैडर से बाइल जूस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करता है, गोल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड एक होता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू की बात करें तो ये जो है, ये नॉन एंडोक्राइन जो टिश्यू हमारे होते हैं वो भी कुछ ना कुछ ग्रोथ फैक्टर को इंड्यूस करते हैं,
ठीक है। अब टेस्टिस की बात करेंगे, एंडोक्राइन सेल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे ये काम करता है, जिसके वजह से सिंथेसाइज होता है एक मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन का टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जो काम होता है वो ये होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो भी मेल में दिखते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि आवाज़ का भारी होना या फिर हेयर की प्रेजेंस, ठीक है, हाइट बढ़ना वगैरह। हाइट बढ़ना तो खैर ग्रोथ हार्मोन के अंडर ही होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसकी वजह से। ओवरी की बात करें, फीमेल में होती है ओवेरियन फॉलिकल्स जो बनती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का एक रिलीज करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, दोनों स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। और प्रोजेस्टेरोन का एक मेनली जो काम होता है वो प्रेगनेंसी में होता है। ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो है मेजर रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं टिक सकती, मतलब एबॉर्शन की कंडीशन हो जाती है उस दौरान, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।